हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है, हम गांधीयन एरा और हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटीज डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी रिवॉल्ट ऑफ 1857। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जी। 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसने नेशनल मूवमेंट्स में एक जान फूंक दी, ब्रिटिशर्स के कान खोल दिए कि नाउ इंडियंस कैन फाइट, कि अब भारतीय जो है वो लड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स को इसी रिवॉल्ट के बाद अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और बहुत कुछ। ठीक है जी, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है जी सिपाही म्यूटिनी। सिपाहियों ने विद्रोह किया सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी। पब्लिक ने बहुत पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स ने इसे लीड किया। तो हिस्ट्री में इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसे बोला जाता है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विद द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857। So it is regarded as India's first war of independence. कुछ कारण रहे जी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। क्या कारण है, क्यों हुआ, एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्यों लोग अंदर से भरने स्टार्ट हुए, ऐसा क्या हुआ कि लोग अचानक से रिवॉल्ट में कूद गए। देयर आर सम कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल कॉज हैं, कुछ इकोनॉमिक कॉज हैं, कुछ सोशल रिलीजियस कॉज है, और एक इमीडिएट कॉज भी माना जाता है। तो देखते हैं। पहला है जिसमें पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, क्या हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की लॉर्ड डलहौजी ने। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी है जी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये थी कि अगर किसी राजा के खुद की संतान नहीं है, ठीक है, अडॉप्टेड संतान है, तो उस राजा की डेथ के बाद, ठीक है जी, जो उस राजा की डेथ के बाद जो अडॉप्टेड सन है, जो अडॉप्टेड संतान होगी, उसे कोई जो राइट्स हैं, जो हेरिडिटरी राइट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस राजा की जो सारी संपत्ति है वो ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी। अडॉप्टेड सन को लीगल हेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है, और उसे किसी भी तरह के राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई के क्या था, अडॉप्टेड सन, और उनके हस्बैंड गंगाधर राव की डेथ के बाद जो उनका सारा राजपाट है वो किसके पास जा रहा था, ब्रिटिशर्स के पास। तो लक्ष्मीबाई अगेंस्ट हो गई ब्रिटिशर्स के। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें अडॉप्टेड सन को कोई राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी, अगर लीगल सन हो, लीगल हेयर होगा, तो मतलब खुद का सन होगा, उसे लीगल हेयर माना जाएगा, उसे ही राइट्स दिए जाएंगे। तो ये प्लान थी। ठीक है जी, फिर रिफ्यूजल ऑफ पेंशन टू नाना साहेब। मराठास के राजा थे नाना साहेब, ठीक है जी, बालाजी बाजीराव। तो इन्हें पेंशन देने से मना कर दिया, क्योंकि ये पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, ये बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, तो अडॉप्टेड सन होने के कारण जो इन्हें पेंशन मिलती थी, रॉयल्टी मिलती, सरकारी खर्चा मिलता था, वो बंद कर दिया। तो नाना साहेब अगेंस्ट हो गए जी ब्रिटिशर्स के। थर्ड, एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सतारा एंड नागपुर अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ही जैसे झांसी के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, ऐसे ही नागपुर में, ऐसे ही सतारा में, इन जगहों पे ये सारे राजपाट ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिए, क्योंकि इन सभी प्लेसेस पे जो राजा थे उनकी अडॉप्टेड संतान थी, खुद की संतान नहीं थी। अवध, जैतपुर, उदयपुर एंड संबलपुर ऑल्सो नेक्स्ट। अवध, जैतपुर, उदयपुर एंड संबलपुर अलग अलग तरीके से इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो राजा थे, जो पॉलिटिकल पर्सन थे, ठीक है जी, तो वो सारे क्या हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द जमींदार, नवाब्स एंड राजास वर फोर्स्ड टू बिकम सब्सिडरीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो जमींदार थे, नवाब थे या राजा थे उस समय के, उन्हें ब्रिटिशर्स के सब्सिडरी या ब्रिटिशर्स के अंडर रहने पे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। सम ऑफ देम वर डिस्पोसेस्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। कईयों को उनकी जो स्टेट्स थी, उनका जो राजपाट था, उनकी प्रोविंसेस थी, वहां से निकाल दिया गया। ठीक है जी, और वहां पे कब्जा किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का।
तो ऐसे जो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल पर्सन थे, चाहे वो नवाब थे, राजा थे, जमींदार थे, या जो सोसाइटी में एक बड़ा स्थान रखते थे, वो सारे अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। तो इसे हम मानते हैं जी पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, राजनीतिक कारण। अगला है जी इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक या आर्थिक कारण क्या है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? हैवी टैक्सेशन। ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करते थे, हैवी टैक्सेशन। और ये टैक्स इंडियंस के ऊपर ज्यादा लगता था, ब्रिटिशर के गुड्स पे तो बहुत कम टैक्स था, इंडियंस के गुड्स पे टैक्स ज्यादा लगता, तो हैवी टैक्सेशन। क्रूअल लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, महलवाड़ी सिस्टम एक्सेट्रा सीवियरली एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। तो ब्रिटिशर्स का लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो बहुत बहुत क्रूअल था, ठीक है जी। हमने ना मुगलों में और ब्रिटिशर्स में एक चीज देखी, चाहे मुगल है चाहे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, उनमें एक चीज देखी थी, मुगल्स क्रूअल थे या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान क्रूअल थे, लेकिन उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत सही था, बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू चार्ज नहीं करते थे। और मुगल जब भारत आए या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भारत आए तो भारत के हो गए, उन्होंने सारा पैसा जो इकट्ठा किया भारत पे खर्च किया, ठीक है जी। लेकिन ब्रिटिशर सारा पैसा बाहर लेके गए, मतलब यूके, ब्रिटेन लेके गए, ठीक है, तो उन्होंने भारत के ऊपर पैसा नहीं खर्चा। लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा लेते थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है, ये कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, जॉन शोर ने प्लान किया, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज नोट कर लेना जी, इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस प्लान्ड बाय, इसे प्लान किसने किया जी? जॉन शोर ने, जॉन शोर। इसमें क्या था जी, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, जैसे कि किसी जमीन में 11 केजी वीट पैदा होती है, किसी जमीन में 11 केजी कनक उगती है, वीट उगती है, तो उसमें 10 केजी वीट टैक्स थी। 10 केजी वीट ब्रिटिशर्स ले जाते थे एज अ टैक्स। 1 केजी जो वीट थी वो बचती थी जमींदार के पास, ये जमींदार के पास है, किसान के पास नहीं। इस 1 केजी में से जमींदार ने किसान को भी कुछ देना है। तो आप खुद सोचो कितना क्रूअल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है जी। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में क्या था, इसके अंदर ब्रिटिशर फिक्स कर लेते थे 10/11 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और जमींदार के पास रहता था 1/11 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ठीक है जी। ऐसी महलवाड़ी सिस्टम था। तो ब्रिटिश, तो इससे क्या थे जी, जमींदार थे, जो किसान थे, वो बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट हुए, तबाह हुए, उनका शोषण हुआ बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिशर्स के गुड्स पे सर्विसेज पे टैक्सेस कम थे, इंडियंस की गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस ज्यादा थे। तो जो टैक्स पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, ठीक है जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बाय रिप्लेसमेंट विद फिनिश्ड गुड्स। जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो लोग हाथों से चीजें बनाते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा के ब्रिटिशर्स ने वो चीजें महंगी कर दी। अब चीजें महंगी हो गई तो लोगों ने खरीदनी कम कर दी, और उसकी जगह पे ब्रिटिशर्स ने अपने फिनिश्ड गुड्स बेचने शुरू कर दिए, जो वहां की इंडस्ट्रीज में बनते थे ब्रिटेन की, और इसके ऊपर टैक्स कम तो, और ये सस्ते थे। अब देखो जी, पब्लिक का तो जहां फायदा होगा पब्लिक वहां से खरीदेगी, तुमको सस्ते मिलने लगे और फिनिश्ड थे, तो लोग सस्ते गुड्स परचेज करने लगे। तो इससे जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो आर्टिसंस थे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है जी। फोर्सिबली इविक्शंस, ब्रिटिशर धक्के से नाजायज कब्जे करते थे, इविक्शंस करते थे, लोगों को निकालते थे उनकी प्रॉपर्टीज में से। तो ये सारे कारण बने जी, इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण, जिससे लोग गरीब हुए, जिससे लोग परेशान हुए, ठीक है जी, जिनसे लोगों के पास जो बचत थी वो बहुत कम हो गई। तो इससे लोग नाराज होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है जी। अगला कारण देखते हैं, सोशियो रिलीजियस कोड्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए 1856 में ब्रिटिशर्स। देखो अब जो सोशल रिलीजियस कोड है, अगर इसमें हम देखें, अब ब्रिटिशर्स सही थे तो इंडियंस गलत थे, क्योंकि देखो आप एक चीज देखोगे, ब्रिटिशर ना हमेशा से सोशल इविल्स के अगेंस्ट थे, जो सोसाइटी की कुरीतियां थी, समाज की कुरीतियां थी, उसके अगेंस्ट थे। जैसे विडोज मैरिज नहीं करवा सकती थी, विडोज की हालत बहुत खराब थी किसी टाइम में, तो इन्होंने विडो री मैरिज एक्ट पास किया 1856 में विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा बहुत ही बड़ी, जिसे कुरीति आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर किसी मेल पर्सन की डेथ हो गई और वो शादीशुदा, तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, दैट वाज सती प्रथा, ठीक है। इसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने पाबंदी लगाई राजा राम मोहन रॉय की हेल्प के साथ। इसे किया जी ईश्वर चंद्र
विद्यासागर की हेल्प से, ठीक है। इसे किया राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से। प्रोहिबिशन ऑन पर्दा सिस्टम था जी जो मुस्लिम्स में, उसके ऊपर पाबंदी लगाई ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट, रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन द कंट्री, जो देश में वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो रही थी तो उससे पब्लिक को प्रॉब्लम थी, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे वो इसके अगेंस्ट थे, तो ये कारण बना, ठीक है जी। और नेक्स्ट, वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो वेस्टर्न मेथड्स एजुकेशन के, फॉरेन एजुकेशन को ब्रिटिशर ने प्रमोट किया और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी थी उसे ये बर्दाश्त नहीं था। एक तो उन्हें ये लगने लग गया कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन में, हमारे कस्टम्स में दखलंदाजी कर रहे हैं, ठीक है जी, कि सती सिस्टम, विडोरी मैरिज, पर्दा सिस्टम, ये हमारे कस्टम है, रीति रिवाज है, ठीक है जी। और विमेन की एजुकेशन के पुरानी सोसाइटी अगेंस्ट, उनका काम था, विमेन का काम है खाली घर संभालना, बच्चे पैदा करना, तो वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है जी। तो ये कारण से जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और वो अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, ठीक है जी। अगला देखते हैं, इमीडिएट कोर्स। अचानक ऐसा क्या हुआ जी कि ब्रिटिशर जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो स्टार्ट हुआ। तो इमीडिएट कोर्स में देखते हैं जी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ब्रिटिशर ने राइफल इंट्रोड्यूस की, कौन सी, एनफील्ड राइफल। उस कार्ट्रिजेस वर मेड अप ऑफ काउज एंड पिग्स ग्रीस, जिसके जो कार्ट्रिजेस थे वो गाय की और सुअर की चर्बी के बने हुए थे। एंड इट नीड्स टू बी ओपन बाय माउथ, और उसे मुंह से खोलना पड़ता था गन में लोड करने के लिए। इट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, ठीक है जी, इट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नहीं, इट्स हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स, हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स इन द आर्मी, मुस्लिम सोल्जर्स। इट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स इन द आर्मी, ठीक है। अब देखो, हिंदूज, जो काऊ हुआ हिंदूज के लिए वेनरेटेड है, जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए हराम माना जाता है, ठीक है जी। तो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स है जो आर्मी के, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए इस चीज के साथ। एंड मंगल पांडे, एक फेमस चेहरा निकलता है जी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, क्रांतिकारी मंगल पांडे, सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हाईलाइट किया गया। सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। इसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया, किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, यूसन एंड बो, यूसन एंड बो का मर्डर कर दिया। कब किया जी? 29 मार्च 1857 एट बैरकपुर। बैरकपुर में 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया जी, ह्यूसन एंड बो का, ठीक है। तो मंगल पांडे क्या बनते, एक हीरो निकल के आते हैं जी, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने इस गुस्से में कि जो ग्रीस कार्ट्रिजेस थे उसके गुस्से में 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया। लेकिन जो रिवॉल्ट है, जो म्यूटिनी है, वो एक्चुअली कब स्टार्ट होती है? द रिवॉल्ट एक्चुअली स्टार्टेड ऑन 10th May 1857। जो रिवॉल्ट है या जो म्यूटिनी है एक्चुअली स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 एट मेरठ। एक्चुअली स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को, कहां से? मेरठ से। ओकेजन वाज पनिशमेंट टू द सोल्जर्स हु रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कार्ट्रिजेस। जिन सोल्जर्स ने ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज करने से मना किया था, 85 सोल्जर्स को पनिशमेंट दी गई, पनिशमेंट अनाउंस की गई, ठीक है जी, 9 मई को, ठीक है, रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कार्ट्रिजेस। लेकिन 10 मई को जनता भड़क गई, बट पब्लिक रेज द स्लोगन मारो फिरंगियों को, और जो बाकी इन्फेंट्री सोल्जर्स थे वो भी भड़क गए, वो भी पब्लिक के साथ इस रिवॉल्ट में कूद गए। बट पब्लिक रेज द स्लोगन मारो फिरंगियों को, एंड अदर सोल्जर्स एंड पब्लिक अटैक्ड ऑन ब्रिटिशर्स, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर ये अटैक कर दिया। दे ब्रोक ओपन जेल्स, जो ओपन जेलें थी वो तोड़ दी। बर्न द हाउसेस ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर के घरों को आग लगा दी। एंड रीच्ड दिल्ली इन द इवनिंग, और सारे जने शाम को इकट्ठे होकर जनता कहां पे पहुंच गई? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पहुंच के उस टाइम जो मुगलों का आखिरी राजा था इंडिया में वो था बहादुर शाह जफर। दिल्ली पहुंच के इन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या डिक्लेयर कर दिया? शहनशाह ए हिंदुस्तान, एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज
शहंशाह ए हिंदुस्तान। ठीक है जी। और तो 10 मई 1857 जो ये डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो म्यूटनी है एक्चुअली यहां से स्टार्ट होती है और दिल्ली में जाके ये बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर देते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बगावत स्टार्ट हो जाती है। फिर रिवॉल्ट फैलना स्टार्ट होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इस रिवॉल्ट को संभालते हैं। तो लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट, तो फेमस लीडर कौन रहे जी रिवॉल्ट के? तो दिल्ली में रिवॉल्ट को कौन लीड करता है? बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान। ये आखिरी मुगलों के राजा थे और उस टाइम 80 साल की एज थी, काफी बुजुर्ग थे। उस टाइम इन्होंने लीड किया रिवॉल्ट को। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान। कानपुर में लीड किया जी नाना साहेब एंड तांतिया टोपे ने। झांसी में लीड किया रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद में लीड किया मौलवी लियाकत अली ने। लखनऊ में लीड किया बेगम हजरत महल ने। राजस्थान में लीड किया जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह। बरेली में लीड किया खान बहादुर खान ने। गोरखपुर में लीड किया गजतर सिंह ने। जगदीशपुर में लीड किया कुंवर सिंह एंड अमर सिंह ने। एंड मथुरा में लीड किया कदम सिंह ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे जी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, जिन्होंने अलग अलग प्लेसेस पे रिवॉल्ट को लीड किया। ठीक है जी। लेकिन ब्रिटिशर्स इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में कामयाब रहे, इस रिवॉल्ट को दबाने में कामयाब रहे। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया ड्यू टू नो कॉमन गोल, क्योंकि कॉमन गोल नहीं था, सभी के अपने अपने कारण थे। लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या कुछ लोग तो लड़ रहे थे कि उनका राजपाट चला गया, पेंशन बंद हो गई। पब्लिक तो लड़ रही थी, टैक्सेस ज्यादा थे, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गए, उनके अपने प्रॉब्लम्स थी। कुछ लोग तो लड़ रहे थे कि उनको रीति रिवाज जो सती सिस्टम वगैरह बंद किया गया तो वो उसके अगेंस्ट थे। ठीक है। और सोल्जर्स तो लड़ रहे थे क्योंकि ग्रीस कार्ट्रिजेस के कारण। तो सभी के अपने अपने कारण थे, कॉमन गोल नहीं था। एंड लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, और देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से नहीं थी। ठीक है। अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे, पूर्ण रूप से देशभक्ति की भावना नहीं थी। डिसयूनिटी अमंग सोल्जर्स। सोल्जर्स में क्या थी? डिसयूनिटी। सोल्जर्स, पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। इनमें डिसयूनिटी दिखी, एकता नहीं दिखी। ठीक है। अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई रिवॉल्ट कामयाब नहीं हो सकता। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा, ये फेल हो गया, लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने ब्रिटिशर्स के कान खोल दिए कि नाउ इंडियंस कैन फाइट। और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है जी। ठीक है। और इसी के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी भारत में समाप्ति हो जाती है, और जो पूरी पावर है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? ब्रिटिश क्राउन के पास, इंग्लैंड की महारानी के पास। ठीक है जी। जो गवर्नर जनरल्स होते हैं उस टाइम के, वो रिप्लेस हो जाते हैं जी किससे? वाइसरॉय से। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, वो थे जी कैनिंग। गवर्नर जनरल थे कैनिंग। ठीक है। इनके टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, और ये क्या बन जाते हैं जी? वाइसरॉय। ठीक है। गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो जाती है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, एंड कैनिंग बिकेम द वाइसरॉय। ठीक है जी। ये आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और पहले क्या थे? वाइसरॉय। ठीक है जी। एंड कुछ फेमस बुक्स हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। तो ये बुक किसने लिखी है जी? ये लिखी कार्ल मार्क्स ने, जर्मन ऑथर है कार्ल मार्क्स। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। द सिपाही म्यूटिनी ये लिखी आरसी मजूमदार ने। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। तो यहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, कब हुआ? ठीक है जी। क्योंकि जो म्यूटिनी की एक्चुअली मंगल पांडे ने मर्डर किया 29 मार्च को, म्यूटिनी की एक्चुअली डेट है 10 मई 1857, तो दो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। तो कारण पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या क्या कारण रहे, पॉलिटिकल कारण क्या रहे, इकोनॉमिक क्या रहे, सोशल रिलीजियस क्या रहे। ठीक है जी। बुक्स पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में।
इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ये पूछा जाता है। मंगल पांडे की इन्फेंट्री से क्वेश्चन आता है, बिलोंग टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। और ये जो सारे लीडर्स हैं रिवॉल्ट के, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है, तो ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मॉडर्न हिस्ट्री में हम नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है जी, नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हमारी भी हिम्मत बनी रहेगी आपको डिलीवर करने में। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में।